हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो यूट्यूब मेरी वीडियो का थंबनेल है वो देखकर तो सारे कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मोस्टली जो हमारी ऑडियंस है वैसे भी वो इसी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो काफ़ी उनको अच्छा लगा होगा कि जिस नोटिफिकेशन का उनको वेट था वो आ गया है। बट काफ़ी सारे कन्फ्यूजन के साथ नोटिफिकेशन है, हालांकि वैसे तो क्लियर है देखा जाए तो, बट काफ़ी सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। किसी को सीट को लेकर है, अपनी कैटेगरी को लेकर है, सब्जेक्ट को लेकर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन हालांकि 6 बजे आ चुका है, बट मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया है। और लेट होने का रीज़न ये है कि ऑब्वियसली बात है, कॉमन जो नोटिफिकेशन है वो तो सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको मिल जाएगा। बट मैंने ये ट्राई किया है कि जो कैंडिडेट्स मेरे साथ बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, उनकी क्वेरीज जो मेरे पास आई हैं उनको मैं वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वी ऑल आर दी कैंडिडेट्स। तो जो मेरे साथ कैंडिडेट है ऐसी ही क्वेरीज आप सबकी होगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स नए हैं उनको भी सेम क्वेरी हो सकती है। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन के साथ साथ जो आपकी क्वेरीज है उनको सॉल्व किया जाए। तो चैनल पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी ऑथेंटिक अपडेट्स हैं मिलते रहें। क्योंकि अब ये जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है, बट इसके साथ साथ बहुत ऐसा नहीं है कि केवल एक अपडेट आके ही ख़त्म हो गया है। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी और उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। किसी का भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं, उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसी के साथ PDFs के लिए यू मे सब्सक्राइब माई चैनल ऑन द टेलीग्राम फॉर मोटिवेशनल क्योट्स एंड फॉर द क्विक अपडेट्स यू मे ज्वाइन माई इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट फॉर द क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे सभी सोशल मीडिया लिंक्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि हम बैक टू बैक इस वीडियो से रिलेटेड चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने बोला था कि इस वीक मोस्ट प्रोबेबली 21 या 22 तारीख तक जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, और आज ही आ गया है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं। हालांकि देखा जाए तो 1952 पदों पर, सबसे पहली बात तो ये है कि 1952 पदों पर ये भर्ती आने वाली थी, बट ये जो भर्ती है वो 1913 पदों पर आई है। ठीक है, 1952 पद का जो नोटिफिकेशन था, यानी कि जो सीट्स का बायोफिकेशन था, वो मैंने बताया भी था मेरे चैनल पर। तो वो जो प्रीवियस वीडियो है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सीट्स कट हुई नहीं है, बट फिर भी गाइस ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ 1952 पोस्टें आने वाली थी, 1913 यहाँ पर तो एक एक सीट का भी हमारे पास क्या होता है, फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। बट ठीक है, अब हम इस चीज़ का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है वो आने वाली थी और कितनी आई हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आपके बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी की जो सीट्स हैं आपकी वो लमसम इतनी आने वाली थी, और इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोई चेंज हुआ नहीं है। जिसमें अगर हम जनरल की बात करते हैं तो आपके पास सीट्स हैं यहाँ पर 27, जनरल वुमेन की 8, वीडो की 3 और डाइवोर्सी 1। SC कैटेगरी में 1 सीट है, ST में 2, OBC जनरल की 9 सीट है, MBC आपके पास है 3 और EWS की 4 सीट्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो केमिस्ट्री में है आपके पास कंप्लीट 81 सीट्स। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन इन सीट्स का करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आई नो कैंडिडेट्स ने ये जो सीट वेरिफिकेशन है बहुत अच्छे से देख लिया होगा, और सीट्स को रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी सारा जो है कन्फ्यूज़न भी है कि कुछ कैटेगरीज में सीट्स बहुत कम आई हैं, उनको ज़्यादा आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक प्रणाली है, रोस्टर प्रणाली, वो लागू की गई है। और उस लागू करने का यहाँ पर पर्पज़ ये है, पर्पज़ का मतलब उसमें होता क्या है वो मैं आपको बता दूँ। ऐसा मैंने किसी सीनियर से पूछा है, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अब ये बोले कि मैम आप रूमर फैला रहे हैं कुछ भी। बट मैंने अपने सीनियर से पूछा, वो बात मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो रोस्टर प्रणाली लागू की गई है उसका मतलब है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में ST कैटेगरी की अगर सीट्स पहले से फिल है, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर 40 सीट्स हैं क्लियर, और उनमें से 38 फिल है, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें 2 ही सीट्स निकलेंगी। तो ये चीज़ रोस्टर प्रणाली में होती है। जबकि हमारा मानना क्या है कि अगर 70 सीट्स हैं तो जैसे 10 EWS की तो 10% वही निकले, और OBC का जो आरक्षण है, SC का, ST का, तो वो चीज़ ना करके रोस्टर प्रणाली यहाँ पर लागू की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्स की 53 सीट्स। ठीक है, और इसमें मैंने जैसा आपको बताया, डीप के लिए आप इसको टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें एक एक सीट का आपको बायोफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और यहाँ पर जो हमारा वीडियो है उसमें हम मुख्य बातें जल्दी से कवर कर पाएँ बजाय इसको लेट करने के। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 60 सीट्स हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद जूलॉजी। एक चीज़ ये है कि कुछ कैंडिडेट्स को ये मालूम ही नहीं होता उनके सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पर बैकलॉग की सीट्स भी आई हैं, बैकलॉग ईयर 2020, बैकलॉग ईयर 1, तो यहाँ पर कुछ सीट्स बैकलॉग की भी हैं। नेक्स्ट की बात हम करते हैं ABST में 86 सीट्स हैं, और इसके बाद हम बात करें बिजनेस साइड में 71 है। लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा 127 सीट्स के साथ ये सब्जेक्ट था। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखें,
कुछ कैंडिडेट्स करते क्या है, वीडियो का केवल नोटिफिकेशन देखा, बाहर थंबनेल देखा या फिर स्टार्ट किया, उसको बहुत फास्ट मोड में देखते हैं, आई डोंट नो। वही चीज़ें यू गाइज आस्क ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है, वही चीज़ें अगर आप पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है गाइज, ईच पर्सन अगर कोई है, मतलब लाइक मैं और मेरे पास सेम क्वेरीज बैक टू बैक कोई पर्सन कर रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। और वो बात मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो में क्लियर कर दी होती है। आइदर इट इज़ अ वीडियो ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, इट इज़ अ वीडियो ऑफ द PhD एंट्रेंसेस XYZ। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि जितना मैं बता पाऊँ उससे भी ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ, ताकि जितने भी कन्फ्यूजन है एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए और आपको भी पूछना ना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप मुझे जब मैसेज कर रहे हैं तो नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, क्विकली रिप्लाई नहीं हो पाता, फिर कैंडिडेट को लगता है कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम और निकाल कर पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। EFM में आपके पास है 70 सीट्स, जियोलॉजी में 6, लॉ में 25, इकोनॉमिक्स 103, इंग्लिश 153, ज्योग्राफी है 150, हिंदी सबसे ज़्यादा 214, हिस्ट्री 177, वेरी गुड नंबर ऑफ सीट्स आर देयर। सोशियोलॉजी में है आपके पास 80, फिलोसॉफी 11, पॉलिटिकल साइंस 181, नेक्स्ट 45, संस्कृत में 76, उर्दू 24, पंजाबी 1, लाइब्रेरी साइंस 1, साइकोलॉजी 10, राजस्थानी 6, सिंधी 3, जेनोलॉजी 1, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, मिलिट्री साइंस 1, आर्ट हिस्ट्री 2 और आर्ट हिस्ट्री में 2, म्यूजियोलॉजी 2 और ड्राइंग पेंटिंग 35, म्यूजिक वोकल में आपके 12, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 4, अप्लाइड आर्ट में 5, पेंटिंग्स 5, स्कल्पचर 4, म्यूजिक तबला 2, म्यूजिक वायलिन 2 और एग्रीकल्चर में है 1, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 2, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 3, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 1, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में है 3। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये बात करेंगे कि कौन किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। तो जो फर्स्ट क्वेरी है गाइस, मैं आपको बता दूँ, पहली बात तो राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, राजस्थान में ये फॉर्म भर सकते हैं, परंतु जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उनको शामिल किया जाएगा, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए एक ही सीट है और वो SC ST OBC के लिए रिजर्व है, समझ रहे हैं बात को, यानी कि वो सीट जनरल की ना होकर पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, तो वही कैटेगरी के बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल या अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स उस फॉर्म को भरने की गलती ना करें, अदरवाइज़ वो फॉर्म माना नहीं जाएगा, क्योंकि जब आपके लिए वो सीट है ही नहीं तो आप उसका फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मैम सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो SC ST EWS OBC के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कब चाहिए आपको, तो उनका ये है, वैसे तो अगर आप इसको अप्लाई करने से पहले पहले बनवा लेते हैं तो फार बेटर है, परंतु यदि आप अप्लाई करने से पहले उसको नहीं बनवा पाते हैं तो पिछले साल एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये बताया गया था कि आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं और खुद को ये बता सकते हैं कि इस टाइम, यानी कि फॉर्म भरते टाइम आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल थे, परंतु किसी वजह से उस टाइम पे फॉर्म के साथ आप क्या कर पाए, जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो बनवा नहीं पाए, और अब आप लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है इंटरव्यू के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पहले शपथ पत्र में काम चल जाएगा। तो मेनली ये बात तो हो गई हमारे पास रिजर्वेशन की। अब इसके बाद हम बात करते हैं एज ग्रुप की। तो यहाँ पर 21 साल से लेकर 40 ईयर्स तक का पर्सन फॉर्म फिल कर सकता है, बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसकी भी हम बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, एज वाइज, तो उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे जैसे पेजेस पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी तो उस अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन बात थी वो हमने कर ली है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता। हाँ, शैक्षणिक योग्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, खास कर जो कॉमर्स वालों को कन्फ्यूज़न है, लाइफ साइंस वालों को कन्फ्यूज़न है, मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न है, और होना भी चाहिए, करियर का सवाल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टाइम तक, इसके बाद पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपका नेट और सेट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। अगर नेट सेट उस सब्जेक्ट में होता नहीं है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन्होंने बता रखा है 32 से 39 नंबर तक के पदों के लिए जो है इनके पास अलग से क्वालिफिकेशंस हैं, और इसके बाद 1 से 48 तक के लिए नॉर्मल इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है मास्टर्स में, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, जो रिजर्व कैटेगरी है 55 मैंडेटरी होते हैं MCOM MSc MA में, बट यहाँ पर क्या करना है आपको 50% में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम वापस एक बार देख लेते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST MBC बैकवर्ड क्लासेज नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल्ड, और इसके बाद हैंडीकैप कैटेगरी के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लियर
अगर हम इसको देखें और पढ़ें तो यहाँ पर इन्होंने EWS को कोई भी छूट नहीं दी है 5% की। EWS कैटेगरी के बंदों को MCOM, MA, MSc जो भी उनका है PG डिग्री वहाँ पर 55% सॉरी लेकर आना मैंडेटरी है। सेट की बात करें तो अगर 2002 1 जून से पहले किसी ने सेट एग्ज़ाम भारत के किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर उत्तीर्ण किया है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, परंतु 1 जून 2002 के बाद केवल राजस्थान सेट के कैंडिडेट्स इसके लिए मान्य होंगे। दूसरी बात, जिन कैंडिडेट्स के पास नेट है और राजस्थान सेट है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ये कन्फ्यूज़ मत होना कि मैम हमारे पास नेट है हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, परंतु जो सेट का है हमारे पास रूल वो यही है कि 2002 से पहले का है तो किसी भी राज्य का चलेगा, उसके बाद केवल और केवल राजस्थान का चलेगा। UGC रेगुलेशन 2018 के द्वारा इन्होंने समकक्षता निर्धारित की है, तो हम उस समकक्षता की एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स कि किस सब्जेक्ट में इन्होंने किस PG कैटेगरी वाले को माना है। तो ये 31 अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट है जिसको इन्होंने अब अपलोड किया है। तो इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो कमेटी मेंबर्स थे वो ये लोग थे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो डिसीजंस लिए गए इसकी हम एक बार लास्ट में बात कर लेंगे, पहले एक बार सब्जेक्ट्स को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए इकोनॉमिक्स जो है उसमें रिलीवेंट और अलाइड है। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, रीजनल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो अगर किसी ने इसमें अपना PG किया है और अपना UGC नेट इकोनॉमिक्स में क्लियर किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपका जो नेट सेट और आपकी PG की डिग्री कंप्लीट होनी है वो होनी है जब भी इंटरव्यू होंगे तब, ठीक है। अभी यानी कि कोई अगर फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में आया है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगले साल से पहले इसके इंटरव्यू किसी भी हालत में नहीं होंगे। परंतु आपके पास जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, मान लीजिए अगले साल 1 जुलाई को इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपके सब्जेक्ट का, हम मान के चलते हैं यहाँ पर बिजनेस हेड का जो इंटरव्यू है फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट होता है, तो आपके पास 1 जुलाई को सारे प्रूफ्स होने चाहिए, आइदर इट्स नेट सेट का सर्टिफिकेट, चाहे फिर आपका PG कंप्लीट होने की मार्कशीट हो, या वो लोग केवल प्रूफ मानेंगे। अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंस रहता है, मान लीजिए आपने जून का नेट अटैम्प्ट दिया किसी कैंडिडेट ने, उसका जब तक भी नेट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर जो RPSC वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगी, वो नहीं होने की दशा में आपको मे बी पॉसिबल कि वो लोग वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास हिस्ट्री, तो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, मेडविल, कंपोजिट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वुमेन हिस्ट्री, आर्काइवल साइंस, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है कल्चरल स्टडीज़, तो ये सब हिस्ट्री में इन्होंने एड ऑन किया है। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर अलाइड सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़, इंटरनेशनल स्टडीज़, पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गांधीयन स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स, पीस कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन, अफ्रीकन, साउथ एशियन, सोवियत स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, ये सब इन्होंने क्या करा है पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया है। पब्लिक एड में 3 सब्जेक्ट्स माने गए हैं, पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। परंतु ध्यान रखिए मेन खेल है आपका नेट का, वो पब्लिक एड में क्लियर होना चाहिए। फिलोसॉफी वाले ये जो है 5 सब्जेक्ट, फिलोसॉफी, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, जैन, गांधीयन और पीस स्टडीज़, फिलोसॉफी में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु नेट आपका फिलोसॉफी में क्लियर होना चाहिए। होम साइंस के लिए आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। होम साइंस में आपका नेट क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ वीडियो इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो हम यहाँ पर मोटे तौर पर मेन बातें कर लेते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स के जो कॉमन है वो यहाँ पर स्पेसिफिक रह जाए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो विजुअल आर्ट्स में आपके पास जो सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, और इंग्लिश में भी काफ़ी सारे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो यू हैव लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी में 3 हैं, हिंदी में भी आपके पास 3 हैं, साइकोलॉजी में काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट है केमिकल साइंस, तो केमिकल साइंस में किस किस को माना है, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फॉरेंसिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एनवायरमेंटल, मटेरियल और नैनो केमिस्ट्री। फिजिकल साइंसेज में भी यू हैव लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। लाइफ साइंस में आप कैंडिडेट्स आराम से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, यानी कि जो जूलॉजी में है आपका PG और आपने क्या कर रखा हो लाइफ साइंसेज में अपना नेट सेट क्लियर कर रखा हो। नेक्स्ट है आपके पास बॉटनी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिकल साइंसेज में आपका नेट होना चाहिए। जियोलॉजी
और ABST। अब यहाँ पर मेन जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो साइंस आर्ट्स से बहुत बहुत ज़्यादा कॉमर्स वालों को हो रहा है, तो आई ट्राई कि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर पाऊँ। ABST वाले कैंडिडेट्स, ABST कॉमर्स का यहाँ पर मतलब है, क्योंकि राजस्थान में स्पेशलाइजेशन होता है ABST EFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बट राजस्थान के बाहर काफ़ी सारे जो राज्य हैं वो ऐसा करवाते नहीं है, ठीक है। या फिर डिस्टेंस की हम बात करें तो वहाँ पर MCOM होता है, वो यानी कि मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, स्पेशलाइजेशन वहाँ पर होता नहीं है। एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पर आपका नेट जो है वो कॉमर्स में क्लियर होना चाहिए, और ABST यानी कि आपका स्पेशलाइजेशन है तो कॉमर्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब यहाँ पर कॉमर्स से हम क्या अनुमान लगाएं, तो ऑब्वियसली बात है होने को आप कह सकते हैं कि मैम हम तो EFM में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस साइड में भी, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ स्पेसिफिक नहीं की है। और हालांकि जो लास्ट टाइम की भर्ती है उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे, परंतु एक तो VMOU कोटा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ABST में अलाउ कर दिया गया था, तो यहाँ पर कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी कुछ दिन जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा डिले करके 5-10 दिन रुक के अपना फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए हमें काफ़ी सारा टाइम मिला है। क्लियर? अगर बीच में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो श्योरली आई विल टेल यू, अदरवाइज़ यहाँ पर जो फॉर्मूला अपनाया जाएगा वो यही अपनाया जाएगा, जो आपके रिलीवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाएगा। अगर 60% मैच होते हैं तो आपको उस कैटेगरी में अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। मान लीजिए किसी का MCOM है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी MCOM करा रही है जनरल कॉमर्स से, परंतु उसके 60% सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मैच करते हैं, तो वो कैंडिडेट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगा, ABST EFM के लिए नहीं होगा। EFM में EFM कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, और बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर ये है। तो किसी ने बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर करा है परंतु उसका नेट जो है वो कॉमर्स में क्लियर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में क्लियर होना नहीं चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि किसी और कैटेगरी के नेट सेट को ये नहीं मानेंगे, ये केवल कॉमर्स के नेट सेट को ही मानेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ ये है, इन्होंने यहाँ CA CS जो कि UGC ने नेट के अंतर्गत तो अलाउ कर दिया है कि वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर इन्होंने ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और लास्ट टाइम ABST में कैंडिडेट्स को बाहर किया गया था। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट। इसका रीज़न है आज तक इसका जो 2020 भर्ती वाला रिजल्ट है नहीं आया है। 127 सीट्स पर ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे हैं, और RPSC ने 23 दिसंबर को इसका लास्ट इंटरव्यू लगा था, और इसके बाद जून ख़त्म पर है, ठीक है। 6 महीने हो गए परंतु उसका रिजल्ट आया नहीं है। हालांकि इसके बाद भी विज्ञप्ति निकाल दी गई है, तो हो सकता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स कुछ कदम उठाएं या फिर उनका रिजल्ट जल्दी आ जाए। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो किस किस को माना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपका MCOM स्पेशलाइजेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है परंतु नेट किस में होना चाहिए, कॉमर्स में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस वर्ड को यूज़ करती हैं, बट यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम होना चाहिए, और कॉमर्स जो मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली 60% वाला रूल फॉलो होगा। यहाँ पर जो ये दिया गया है इससे क्लियर है कि MBA कैंडिडेट्स इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। सेम फॉर MIB MHRM प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनको लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए तो RPSC ने अलाउ करा नहीं था, उसके बाद कोर्ट केस हुआ था, और वही कोर्ट केस आज तक चल रहा है। हम कह सकते हैं उसको MCOM वर्सेस MBA या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज का जो कोर्ट केस है वो जारी है और चले जा रहा है। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है, या फिर उसका इस विज्ञप्ति पर कोई असर आता है या नहीं। पर ये इतना क्लियर हो चुका है गाइस कि MBA कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने MCOM इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है परंतु अपना नेट अगर मैनेजमेंट में क्लियर कर रखा है तो वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे, ये बात एकदम क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही, तो सीट्स का मैं अपने आप देख ही लिया है, 71 सीट्स यहाँ पर आई हैं। और वन मोर थिंग कि आई एम स्टार्टिंग माई बैच सून, जिसमें हम बात करेंगे सारा जो आपका सिलेबस है, कंप्लीट PDFs, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और ये सब आपको मिलेगा मेरे ऐप पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ। प्ले स्टोर पर आप सिमरन एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको वहाँ पर सैम्पल फ़ोटोज़, वीडियोज़, और जल्दी ही कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो आपका जो कैंडिडेट्स हैं बिजनेस साइड के, जिनके पास प्रॉब्लम है कि जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो आप वहाँ मेरा चैनल जो मेरा ऐप है वहाँ पर कोर्स परचेस करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। राजस्थान जीके की भी हम बात करेंगे, बट वो उस वीडियो के लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में इन्होंने एक अच्छी खासी लिस्ट दे दी है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ, और लॉ के बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, विजुअल आर्ट, आर्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास ये सारे सब्जेक्ट जिसमें अप्लाइड आर्ट्स, मिलिट्री साइंस और पर्शियन, स्टैटिस्टिक,
ठीक है। लाइब्रेरी साइंस, जीपीईएम, जीपीईएम में एक ही सीट है और वो ओबीसी कैटेगरी की है, तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट उस सीट को फिल कर सकते हैं। पेंटिंग और विजुअल आर्ट, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, राजस्थानी, जेनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूज़िक और 42 नंबर ऑफ म्यूज़िक, वोकल, सितार, तबला, डांस। तो ये गाइज ये आप अपना थोड़ा सा जो डीप डिस्कशन है उसके लिए प्लीज़ यू मे फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, और अदरवाइज तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के पास नोटिफिकेशन आ ही गया होगा। अब इसके बाद लास्ट में रखा है बीबीए, हालांकि इसमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किस में आपका नेट होना चाहिए, बट यहाँ पर जो नेट है वो मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट का लोग मान सकते हैं, पर चूँकि बीबीए की यहाँ पर कोई सीट है भी नहीं अभी हमारे पास, तो इसके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे भी नहीं। नेक्स्ट के हम वापस अपने नोटिफिकेशन पर चलते हैं गाइज। इन्होंने बताया है शैक्षणिक अर्हता, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय। साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक का पहला दिन है, जिस दिन सब्जेक्ट का आपका इंटरव्यू चालू होगा उससे एक दिन पहले तक आपके पास आपके सारे प्रूफ्स रिटर्न में होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आयु सीमा 21 से 40, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें विभाग की अधिसूचना 22/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, ठीक है। तो यानी किसी की एज अगर बढ़ गई है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्होंने पदक्रम संख्या 1 से 22, 33, 32 और 40 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2020 और 21 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/7/2021 रखा गया था। अतः उक्त पदक्रम हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें ऊपरी सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। क्लियर। और नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ पर छूटें दी गई हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं 5 साल है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल है। राजस्थान राज्य की रिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, 10 साल की उनको छूट दी गई है। अगर कोई वीडो और डाइवोर्सी वीमेन है उनको कोई एज लिमिट नहीं है, अगर वो कितने भी साल के हैं बस रिटायरमेंट से उम्र के पहले के होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ कैटेगरीज और हैं तो आप इनको डीप में कोई कैंडिडेट अगर से बिलोंग करता है तो वो यहाँ पर जाकर देख सकता है। स्टैंड विवरण की हम बात करें तो ये तो सबको क्लियर ही है गाइस। 200 नंबर का पेपर होगा रिटर्न, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू लगेगा, 200 नंबर में 50 नंबर का आपका राजस्थान जीके का पेपर होगा जिसको हम पेपर 3 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके को पेपर 1 ना बोल के पेपर 3 बोला जाता है। पेपर 1 और 2 आपके सब्जेक्ट के होते हैं जो एक ही दिन लगते हैं। और नेक्स्ट की हम बात करें राजस्थान जीके की तो वो मोस्ट प्रोबेबली पिछली बार तो पहले ही लगा था और उसके बाद बैक टू बैक सब्जेक्ट्स के पेपर लगते जाते हैं, और ये जो सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं वो एक ही दिन लगते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा का स्थान व्यवहार, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अक्टूबर में प्रस्तावित है ये परीक्षा। अब एक कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि मैम कितने % चांसेस हैं कि एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा या फिर एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसकी हम अगर बात करें गाइस तो मैं आपको बता दूं 99% तो ये अक्टूबर में होगी, 1% चांसेस है कि 2024 तक भी खिसक सकती है। 100% श्योर तो खुद आरपीएससी यहाँ पर नहीं है। आरपीएससी ने भी यही कहा है कि आयोजित किए जाने की संभावना है। आरपीएससी अगर यहाँ पर खुद श्योर होती तो वो बाकी की तरह भी हमारे पास यहाँ पर डेट आती, बट ऐसा कुछ आया नहीं है। नेक्स्ट की हम बात करें गाइज तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया है। आवेदन की प्रक्रिया एसएसओ पोर्टल से भरा जाएगा, वो तो सबको क्लियर है, नहीं भी है तो आप जाके इमेजेस पे भरवा सकते हैं। इसको हम इतना डीप देखेंगे नहीं, बस ये ध्यान रखिए अगर कुछ गलती होती है तो 500 रुपये देकर संशोधन होगा, जो कि आपकी अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी की जो फीस है उससे भी ज़्यादा है। तो थोड़ा सब्र और संतुष्टि के साथ अपना फॉर्म भरें ताकि माइंड फ्लक्चुएट ना हो, गलतियाँ ना हो, अदरवाइज़ यहाँ पर फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये हेडक रहेगी कि फालतू फॉर्म में गलती हो गई। फीस की बात करते हैं तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की 600 फीस है, बाकी सबकी 400 रुपये है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट का आपको बता रखा है एग्ज़ाम कैसे लगेगा, जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही बात यहाँ पर कर ली है। इसके बाद बात करें सिलेबस, तो सिलेबस जहाँ तक है पहले वाला ही रहने वाला है। आरपीएससी की साइट पर आप जाकर आराम से सिलेबस देख सकते हैं। आरपीएससी में अलग से एक ब्लॉक होता है सिलेबस का, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। 2020 में जो आपका सिलेबस था वो यहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चेंजेस होने के चांसेस बहुत लेस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो गाइज इसके बाद अति महत्वपूर्ण नोट में आपको बता रखा है कि क्या कैसे फॉर्म में कुछ त्रुटि वगैरह पाई जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में। और इसी के बाद हम नेक्स्ट अगर यहाँ पर कुछ है प्रमाण पत्रों का सत्यापन, तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरव्यू के टाइम आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको बाहर कर देंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस कि जो नेट वेट
के बारे में मैंने बात की, यानी कि नेट सेट, तो मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू का टाइम होना चाहिए, जिनके पास अभी नहीं है वो मेहनत करके इसको क्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें राजस्थान जीके की कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि मैम कैसे प्रिपरेशन होगी। तो राजस्थान जीके के लिए यू हैव टू फाइंड, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आपकी पसंद की तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। पर्टिकुलर चैनल का नाम मैं यहाँ पर बताऊँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। ये होता है कि समझ में किसको किसका आता है, एक दिन पेशेंसली आप बैठ के देखेंगे 3-4 चैनल तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का हिस्ट्री, किसी का पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत अच्छा फ्री सोर्स है गाइस आपके पास, यहाँ तो मैं पैसे भी खर्च नहीं करने। नेक्स्ट हम अगर जनरल बात करें बुक की, तो यू कैन प्रेफर पनोरमा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। करंट जीके के लिए आप लोग मूमल और यूट्यूब दोनों को प्रेफर कर सकते हैं। करंट जीके की कोशिश मैं करूँगी कि मैं अभी वीडियोज़ जो मेरे एस्कॉफ फैमिली मेम्बर्स हैं और एपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट वगैरह का, तो उनके लिए मैं भी करंट जीके के टॉपिक्स लेकर आऊँ। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ और कैटेगरी थी, जैसे कि कुछ जो कैंडिडेट है उनका पूछना था कि मैम हमने जो हमारा एमकॉम है वो इकोनॉम ईएफएम में किया है, परंतु हम बीएडीएम से फॉर्म भरना चाहते हैं। बिल्कुल मत भर देना, वो लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। अगर आपका जो एमकॉम है, जिस सब्जेक्ट में आपका एमकॉम है, कृपया करके आप अपना फॉर्म उसी में लगाइए। किसी भी प्रकार की रिस्क मत लीजिए, पढ़ेंगे, अपना समय व्यर्थ करेंगे और अंत में जाके परिणाम ये निकलेगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो एक दुख का विषय हो जाता है, क्योंकि इसके बाद लंबे समय तक इस प्रकार की भर्ती आने वाली नहीं है। कैंडिडेट पूछना था कि राजस्थान के बाहर के फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में आपको माना जाएगा। और इसके साथ मैंने आपको बता दिया राजस्थान जीके की बेस्ट कोचिंग का मैं नाम यहाँ पर लूँगी नहीं, बुक मैंने आपको बता दी है, पनोरमा आप प्रेफर कर सकते हैं राजस्थान जीके के लिए। और इसी के साथ आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी 2020 करके बुक्स या फिर 10,000 प्लस क्वेश्चंस की बुक। कितना टाइम देना होता है, क्या करना होता है, वो सब चीज़ें हम एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी मैं, ताकि और भी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट बात है कि जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं, एक कैंडिडेट है उन्होंने पूछा था कि मैम ईडब्ल्यूएस की सीट्स काफ़ी कम है और जनरल से फिल करना बेटर रहेगा या ईडब्ल्यूएस से। तो यहाँ पर अब वैसे देखा जाए तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में राजस्थान के अंतर्गत स्पेशली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बचे नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस राजस्थान के अंतर्गत बनवाना बहुत सामान्य बात हो गई है। ईडब्ल्यूएस में अगर सीट्स कम है, परंतु अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप जो जनरल की कट ऑफ है वो भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर हम लास्ट टाइम एक हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती हुई थी, उसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा गई है, तो इस प्रकार का कोई रिस्क हो सकता है। परंतु ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में भरते हैं तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि इतना यहाँ पर फ्लक्चुएट होगा नहीं। नेक्स्ट हम बात करें तो बिजनेस हेड के रिजल्ट के लिए एक कैंडिडेट ने पूछा था, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट में हमने एक पेज ऊपर छोड़ दिया था, तो वहाँ पर अगर उसको हम देख लेते हैं कि हमने एक पेज जो छोड़ा था, जो मैंने बात की थी कि हम इसकी लास्ट में बात करेंगे, तो उसको भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं गाइस। अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट में एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉक था हमारे पास 2 नंबर पॉइंट, तो 2 नंबर पॉइंट हमें बता रहा है फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट कमेटी वाज अप्राइज्ड अबाउट ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसीजन। मैंने आपको बताया कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो उसमें मुद्दा है बस एक ही है, एमकॉम वर्सेज एमबीए एंड वेरियस एक्सपर्ट कमेटी डिसीजन कंस्टिट्यूटेड बाय आरपीएससी। इट वाज डिसाइडेड दैट कमेटी विल adhere to honorable court directions. However, member secretary will write to RPSC regarding present status of recruitment process of business administration in light of new fact committee में, ठीक है, यानी कि ये लोग बताएंगे कि जो नई कमेटी है उन्होंने बिजनेस एड में क्या माना है। तो इस हिसाब से तो हमारे जो कैंडिडेट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ हम इसको मान सकते हैं कि जल्दी जो 6 महीने से अटका वो रिजल्ट है वो आने वाला है, और बहुत सारे जो साथी मित्र हैं जल्दी गुड न्यूज़ सुनने और सुनाने दोनों में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही था। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर और भी जो क्वेरीज थी उनमें हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली तो यही था जो रिजर्वेशन वगैरह को है, तो मैंने आपको बता दिया किसी और की कैटेगरी में आप अपने सीट फिल कर नहीं सकते। आरक्षित श्रेणी में जो हुआ है मैंने आपको बताया रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है, और किसी कैटेगरी का कैंडिडेट, मान लीजिए यू बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी से अगर क्वालिफाई मार्क्स ज़्यादा लेकर आते हैं जनरल कैटेगरी के, तो वहाँ भी उसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब कि उसमें आपको अप्लाई एलिजिबल मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि इन्होंने पूछा है, एक कैंडिडेट थे कि आरपीएससी के लिए अप्लाई कब से होगा, तो यहाँ पर शायद मैं बताना भूल गई कि अप्लाई होगा कहाँ से, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करा जल्दी जल्दी से कवर करने का, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट छूटा है कि जो अप्लाई की डेट है वो कौन सी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई की डेट है कौन सी गाइस, एंड आई एम सॉरी कि वो वाला पॉइंट रह गया, बट ठीक है, एक बार जल्दी से हम क्विकली देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास आवेदन की जो अवधि है वो दी गई है 26 जून से 25 जुलाई रात 12 बजे तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और है, पहले तक का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन होता था, पर यहाँ पर इस बार उन्होंने ऑप्शन दे दिया है परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और पाठ्यक्रम जो है वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि एक बार जब जारी होगा जो ये पाठ्यक्रम तब मैं वापस आपको ये बताऊंगी, परंतु इसके अंतर्गत मोस्ट प्रोबेबली कोई चेंजेस आने वाले खास है नहीं। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं और आपको पता है कि कितना प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हो सकता है कि इस बार मे भी पॉसिबल कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें। रही बात सेंटर की, तो यहाँ पर अभी इन्होंने बताया कि उसके बारे में भी लोग सूचित करेंगे। पिछली बार संभाग स्तर पर परीक्षाएँ हुई थी, इस बार भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसी स्तर पर हो, क्योंकि एपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठते नहीं हैं। बहुत लाइक यहाँ पर 5-10 लाख कैंडिडेट्स का मामला होता नहीं है कि पूरे राजस्थान में सेंटर्स बना दिए जाएं। और दूसरी बात, एक राजस्थान जीके के अलावा बाकी क्या सब्जेक्ट वाइज पेपर लगते हैं, तो वहाँ पर भी इतना रश नहीं होता कि इन्हें हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर एक, हम कह सकते हैं ना, छोटे स्तर पर अपना जो है वो सेंटर क्रिएट करना पड़े। कई ध्यान रखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलना। थोड़ी सी लेट वीडियो है उसके लिए आई एम सॉरी, बट कोशिश ये की जा रही है कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल बने, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर याद से कर दीजिएगा। दूसरी बात है, सीईटी के लिए कैंडिडेट ने पूछा था, ये जो भर्ती है वो सीईटी के अंतर्गत नहीं आती, बिना सीईटी वाले से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने जो 1-2 कैंडिडेट्स और हैं उन्होंने बुक्स के बारे में पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया है गाइस। जो बुक्स हैं आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर सकते हैं जो स्कूल लेवल पर चलती है, ताकि अगर बेसिक क्लियर हो जाए। पर बात यह है कि जून अंत में हम लोग हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हमारे पास हैं। जो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहा है उसको अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, सिलेबस नहीं है, हम कह सकते हैं कि मतलब ज्ञान का समुद्र है जो हमें पार करके जाना है, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें। और ख़ासकर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँगी, तो बिजनेस साइड मेरा सब्जेक्ट है, तो बिजनेस साइड में हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास पेपर 1 में 3 यूनिट है, पेपर 2 में 3 यूनिट है, परंतु इन 6 यूनिट को कवर करने के लिए 18 से 20 पुस्तिकाओं की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपका ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होता है। और इसके अलावा हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुए, मेरे पास रिपीट होकर आए, वो यही थे, ठीक है। तो आई होप एंड विश कि मैंने आपको गाइस क्लियर करे हों पॉइंट्स। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, परंतु यदि कुछ ऐसी बात मुझे लगती है कि जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर की है, तो मेरा रिप्लाई वहाँ पर यही होगा कि मस्ट वॉच द वीडियो प्रॉपरली। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब एक बात लास्ट ये है कि पेपर अक्टूबर में होगा या नहीं, काफ़ी पॉजिटिव चांसेस है तो अक्टूबर में होने के ही हैं। आप एक बार तो अक्टूबर को टारगेट करके चलिए। कैंडिडेट्स कोई भी यानी कि खुद आरपीएससी श्योर नहीं कर पा रही है बातों कि अक्टूबर में लेगी या नहीं, संभावना बता रही है, तो यहाँ तो मैं तो बिल्कुल श्योर नहीं कर सकती। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि हाँ, एक बहुत 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 अच्छे पॉजिटिव चांसेस यही है कि अक्टूबर में पेपर होगा, जो कि पहले से भी चला आ रहा है। तो अगर इस कंडीशन में रहते हैं तो 3 महीने हमारे पास हैं। जो बिजनेस साइड के कैंडिडेट्स हैं, मुझे पता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास डिमांड है ऑलरेडी, बट गाइज लिटरली आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो मेरा सिलेबस है और मतलब जो हमारा सिलेबस है वो आपको स्टार्ट करवा दूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। बट थोड़ा सा 2-4-5 दिन का आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रख लें, हम ज़रूर उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स वगैरह कंप्लीट मैं लेकर आऊँगी। तो आई होप एंड विश की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्द मिलेंगे, कुछ नया अपडेट अगर आता है उसके लिए जल्दी मिलेंगे। इसके साथ अगर मुझे लगता है कि हाँ इस जो पॉइंट है वीडियो बनानी चाहिए तो वो, अदरवाइज़ जो डेमो क्लासेस रहेंगी बिजनेस साइड के लिए वो ऐप और यूट्यूब दोनों पर अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास देखा जाए तो जूनियर अकाउंटेंट है, आपके पास संगणक का पेपर है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और इसी के साथ आरएस की भर्ती बहुत जल्दी है। अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं भर्तियों की भीड़ नहीं, बाढ़ आ गई है। परंतु किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बात करें तो एक्सेप्शन केसेस के अलावा कोई भी व्यक्ति वो 1 या 2 ही परीक्षा की तैयारी कर सकता है, 1 या 2 तो उसको छोड़नी पड़ेगी। संगणक तो वैसे भी स्पेसिफिक लोगों के लिए है। जूनियर अकाउंटेंट में भी गड़बड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सीईटी वाले केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स वाले के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज है कि मैम हम तो मार्क्स कम है तो बाहर रहेंगे। तो देखा जाए तो कॉम्पिटिशन होने को है भी नहीं भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप अपना एक टारगेट पॉइंट बना लीजिए, एक एग्ज़ाम को पकड़िए, उसी के पीछे रन करते रहिए। जिसे कहते हैं ना, एक लक्ष्य देखना है हमें, उसी को लीजिए और उसी का अपने रिजल्ट का वेट कीजिए, मेहनत पूरी कीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप एंड विश गाइस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना, हंसते रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें, परंतु उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा।